सुधांशु जी। देखिए, जैसे आपने देखा कि बिहार को तमाम लोग कह रहे थे बड़ा जटिल है और बड़ी परिस्थितियां हैं, परंतु उसका एक सहज समाधान निकाल लिया। महाराष्ट्र में भी आप निश्चिंत रहिए कि इससे पहले कि ये महाविकास आघाड़ी वाले अपना समाधान निकाल पाएंगे, उनको पीछे करते हुए हम लोग उनसे आगे नजर आएंगे। और इन चीजों का सही कारण ये है कि देखिए, कई बार होता है, ऐसी बात नहीं है कि अलग अलग मतभेद होते हैं, सबका अपना अलग व्यू होता है, अलग अलग पार्टियों का अलग व्यू होता है, परंतु समाधान तब निकलता है जबकि एक सर्वमान्य अप्रोच सबके अंदर होती है। जैसे नीतियों को लेकर और नेतृत्व को लेकर और नियत को लेकर, इन तीन चीजों को लेकर हमारे किसी भी गठबंधन सहयोगी में महाराष्ट्र में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी की देश के लिए नियति और जो हमारी नीतियां हैं, तो मुझे लगता है उसके बाद जो भी बातें रहती हैं वो केवल टेक्निकल रहती हैं और टेक्निकल चीजों का एक्चुअल समाधान निकालने की पूरी व्यवस्था तर्क संगत आधार पे, युक्ति संगत आधार पे और सबके सम्मानजनक स्थितियों को ध्यान में एक और भतीजे की फोटो हम दिखा रहे हैं सुधांशु जी, एक और भतीजे की फोटो दिखा रहे हैं, बाला साहब के भतीजे की, जिनकी आज मुलाकात हुई है गृह मंत्री से। तो मतलब सब भतीजों को खूब टारगेट कर रहे हैं आजकल आप लोग, राज्य दर राज्य। नहीं, देखिए, हमारे साथ जो भी भतीजे हैं वो सब सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। भतीजों की समस्या दूसरी जगह बड़ी समस्याजनक है। जैसे आप याद करिए, यूपी में भी एक बुआ और भतीजे का गठबंधन हुआ था, तो बुआ को भी रास नहीं आया, भतीजे को भी रास नहीं आया। तो आपको याद हो, बंगाल में भी बुआ भतीजा है, तो भाई लखनऊ वाली बुआ जी को थोड़ा पहले समझ में आ गया था कि भतीजा उनके लिए समस्या है। अब कलकत्ते वाली बुआ जी का सगा भतीजा है। देखिए क्या होता है आने वाले टाइम में। तो इस पे निर्भर नहीं करता है कौन चाचा है, कौन भतीजा है, कौन बुआ है, कौन भतीजा है। इस पे निर्भर करता है कौन किस नियत से किसके साथ और कहां खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में जो जहां खड़ा है उसे स्पष्ट रूप से यह पता है कि वो देश में एक सकारात्मक योगदान देने के लिए खड़ा है। इस कारण से हम सही सकारात्मक समाधान निकालने में सफल होते हैं। हम आपस में घमासान की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने देते। अब देखिए सापरा साहब, सुप्रिया सुले, रोहित पवार, दो नाम जिन्होंने खुलकर न्योता दिया था राज ठाकरे को, इसके बावजूद वो उधर जा रहे हैं। और बिहार की आप यथास्थिति देख लीजिए ना, पशुपति पारस भी लास्ट तक वेट करते रहे, वो उम्मीद से थे कि शायद उनको 1-2 सीट मिल जाए तो वो भी इधर आए। सब ये मान रहे हैं कि विनिंग साइड इधर है और उधर रहने की कवायद में लगे हुए हैं। चाहे चिराग पासवान भी एक वक्त पर हो रहा था कि हो सकता है तेजस्वी यादव के बुलावे पर जाए, लेकिन बात जब लोकसभा चुनावों की आती है तो सारे एनडीए का हिस्सा बनने के लिए आतुर दिख रहे हैं। राज्य दर राज्य ये दिख रहा है। नीतीश बाबू ऐसे ही चले गए। सापरा साहब देखिए, विनिंग साइड तो ये लोकतंत्र के अंदर जनता तय करती है, ये हम टीवी चैनल पर बैठ करके तय नहीं कर सकते हैं। जहां तक आपने ये सारे अभी डिस्कशन की बात है, मैं आपको बता दूं कि देश की जनता भी ये देख रही है। अगर पशुपति पारस वाला मामला है या जेजेपी वाला मामला है या किस तरह से इन्होंने एनसीपी के 2 फाड़ किए या फिर शिवसेना के 2 फाड़ किए। शिवसेना के एक विधायक ने तो सोशल मीडिया पर कह दिया था 50 खोखे सब कुछ होके खोखे सरकार, ये तो टैगलाइन बन गई थी महाराष्ट्र के अंदर। तो मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी की जो ये पॉलिसी है यूज एंड थ्रो की, ये टिश्यू पेपर के जैसे वापरते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। ये देश की जनता भी देख रही है और छोटी पार्टियों को इसका एहसास भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो ये रूप है, इसका नुकसान भी बीजेपी को आने वाले चुनाव के अंदर होगा। ये सिर्फ ये ना सोचे कि ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं और बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, ये इस तरह का नारा ये सिर्फ रेटोरिक बन करके रह जाएगा। धरातल पर ऐसी कोई बात नहीं है। धरातल पर तो जनता के मुद्दे हैं। धरातल पर तो महंगाई की मार्ग वाला मुद्दा है कि आज महंगाई क्यों बढ़ गई है। ये मुद्दा है कि क्या मोदी जी कहते हैं 400 पार, क्या आप जो डीजल पेट्रोल है वो 100 रुपए से नीचे करके 35 रुपए पे ला सकते हैं जो आपका वादा था। डीजल क्या 35 रुपए हो सकता है? कर सकते हैं। क्या एलपीजी गैस जो है वो आप 1000 रुपए पर ले गए हो, उसे 450 पर ले आइए ना। कब लाएंगे? अगर नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषण आजकल चल रहे हैं उनके शक्ति पर, तो उनकी शक्ति से पेट्रोल डीजल के भाव भी कम होने चाहिए।
एलपीजी के भाव कम होने चाहिए, जीवन आवश्यक वस्तुओं के भाव कम होने चाहिए। आज जो देश के अंदर समस्या है, जो आर्थिक विषमता है, या जो किसानों के साथ इन्होंने वादे किए थे, आय दुगनी करने का वादा किया था, या फिर इन्होंने जो देश के नौजवानों के साथ वादा किया था, ये अग्निवीर क्यों लेकर के आए हैं? भाई अग्निवीर तो युवा चाहता ही नहीं है। तो ये तमाम सारे जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों पर ये चर्चा नहीं करना चाहते, ध्यान भटकाना चाहते हैं, और ध्यान भटकाकर और अपने रेटोरिक्स और अपने भाषण और जुमले दे करके ये इस चुनाव को आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है सुधांशु जी, देखिए सीट शेयरिंग वो कह रहे हैं आज ना कल हो ही जाएगा और ये सभी बातें पुरानी रह जाएंगी। असल में जब ग्राउंड में उतरेंगे तो मुद्दों पर लड़ाई होगी। ये लोग तो चाचा ने दगा दिया, भतीजे ने दगा दिया, ये सब कह सकते हैं, लेकिन आप क्या कहिएगा? कई मुद्दों को वो उठा रहे हैं और आप लोग शक्ति और सनातन को पकड़े हुए हैं, कैसे आगे बढ़ेगा? मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूं। सापरा जी ने कहा कि हम यूज एंड थ्रो करते हैं। मान्यवर, ये बताइए, आज हम सबसे बड़ी पार्टी हैं बिहार में, इसके बावजूद हम 17 सीट लड़ रहे हैं और 23 एनडीए सहयोगियों को दिए। ये बताइए, क्या हम उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय कर रहे हैं? और मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वही बिहार है जहां 1995 में जब समता पार्टी गठबंधन हुआ था, उसकी 7 सीटें थी बिहार विधानसभा में और हमारी 42। इसके बावजूद जो 96 का लोकसभा हम लड़े थे, तो हमने अपने से बराबर की सीटें उनसे दी थी। तब झारखंड भी इसका हिस्सा था। और पूरे 15 साल लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था, परंतु हमने नीतीश कुमार जी को सीएम बनाया था। हम यथार्थ पे चलते हैं। हमने मायावती जी को समर्थन दिया था, पहली बार याद करिए, 67 उनके थे, 178 हमारे थे। दक्षिण में हमने जेडीएस का जब सरकार बनाई तो 84 हमारे थे, 40 उनके थे। हम दूसरे को आगे रखते हैं, ईमानदारी से आगे रखते हैं और आज तक भी आगे रखा हुआ है। इसलिए यह बात आपकी तथ्यों के आधार पर सही नहीं लगती। अब आपने मुद्दे की बात कही तो मैं चरण सिंह सापरा जी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं, इससे महंगाई की दर कितनी है? 5.09%। और आरबीआई का कहना है कि 5% से नीचे बहुत हेल्दी होती है ना, 5% के आसपास तक ले आए हैं। आज बेरोजगारी की दर क्या है? 3.1%। 2018 के बाद सबसे बेहतर स्थिति में, यानी कोविड के बाद हम बिल्कुल स्टेबल स्थिति में आ रहे हैं। विकास की दर क्या है? 7.2%, जो G7 और G20 कंट्रीज में सबसे ऊपर है। जो आपने यथार्थ कहा, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं मान्यवर, इस समय कोविड भी झेला और रशिया यूक्रेन वॉर भी झेला, और उसके बावजूद समस्त G7 और G20 कंट्रीज में भारत सबसे बेहतर स्थिति में है। और मैं दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूं, आज विश्व का यथार्थ क्या है? अमेरिका के 2 बड़े बैंक, न्यूयॉर्क सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक, डूब गए। भारत में कोई बैंक डूबा क्या? चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड डिफॉल्टर हो गई। आज 40% रियल एस्टेट की कंपनियां चाइना में डिफॉल्टर हैं। ये मैंने चाइना और अमेरिका के उदाहरण दिए, दुनिया की 2 सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियों को। ये पाकिस्तान और श्रीलंका में उल्टे पलटे जा रहे हैं, वो क्या हो रहा है अलग बात है। इस विपरीत परिस्थितियों में मोदी जी के नेतृत्व में जिस कुशलता, जिस क्षमता के साथ भारत की अर्थनीति आगे बढ़ रही है, वो प्रेजवर्दी है। और आपने कहा सबकी बात, देखिए विचार क्या होता है, सिर्फ किसानों को ही दिया ऐसा नहीं। आप किसान की बात करते थे, मोदी जी ने कहा मछुआरा भी तो किसान है, दूध वाला भी तो किसान है। फिर उनकी दृष्टि और आगे आई, उन्होंने कहा जो कामगार है हमारे कारीगर, विश्वकर्मा योजना, उनको भी तो मिलना चाहिए। अभी पीएम स्वनिधि योजना, रेडी पटरी वालों का, उनको भी तो मिलना चाहिए। और इसी आज तक के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत में 1 लाख स्टार्टअप है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 675 में 600 जिलों में स्टार्टअप आया है, लगभग 90% जिलों में। उन्होंने कहा इस जमाने में स्टार्टअप का मतलब होता था बेंगलुरु, पर अब बेंगलुरु नहीं है, सिर्फ टियर 2 सिटीज नहीं है, टियर 3 सिटीज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक हैं। ये वो है जिसे हम कहते थे उगा सूने। अंजना जी, मैं उत्तर देना चाहता हूं। आ रही हूं, पूरा कर रहे हो, आ रही हूं फौरन। ये पहुंचाया है, मगर देखने के लिए मैं देखने के लिए ये कहूंगा चरण सिंह जी, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है, चेहरा पुराना।